हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब ये हुआ, एक क्वेश्चन के पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन में हमने चूज किया है क्वेश्चन नंबर 9, जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, आस्था और आना। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। मैं आपको वही क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ही जरूरी है, और साथ ही साथ आपको आना भी जरूरी है, ताकि अगर कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल के एग्जाम हो चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, बेसिकली इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको पूछे जाएंगे। इनके बाहर का आपको नहीं पूछा जाएगा, और अगर इनके बाहर का भी पूछा जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर जो पॉइंट्स है ना, आपको वो बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल फोकस आपका यही पे होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो पहले बेसिक्स को पढ़ लेना। और बेसिक्स को कहाँ से पढ़ लोगे, तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे सारी बेसिक्स आपको मिल जाएंगे, तो उसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। हाँ, एक चीज को मैं फोकस करता हूँ, वो ये है कि तुम लोग नोट्स बनाने की आदत डालो। वो आदत तुम्हें आगे बहुत ही काम आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताते जाऊंगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको समझाते जाऊंगा, जो मैं आपको लिखवाते जाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सारी चीजें, ईच एंड एवरी पॉइंट कहते हैं ना, डिटेल में लिख कर समझाऊं, ताकि आप उसका नोट्स बना सके। और नोट्स बनाने की मैंने कहा है, छोटी सी नोटबुक बना लिया करो, इसमें जो भी मैं चीजें लिखवाता हूँ वो सारी चीजें उसमें लिखा करो। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और जो भी चीजें, जैसी भी चीजें आती जाएंगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आस्था और आना एक पीढ़ी के साझेदार हैं। 31/3/17 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नलिखित थी। सबसे पहले अगर देखोगे तो क्वेश्चन में कहीं भी पुराना अनुपात के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। और पुराना अनुपात के बारे में जानकारी नहीं दिया गया, तो हमने क्या पढ़ा था कि पुराना अनुपात हमेशा कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे लिख लिया कि क्या, पुराना प्रमाण। और पुराना प्रमाण कितना हो जाएगा, 1:1। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और जैसे ही आपको सवाल पढ़ते हो जानकारी ना मिले, तो पेंसिल से या पेन से कहीं भी लिख लेना। कर क्या लिख लिया करोगे कि पुराना प्रमाण कितना है, 1:1। अभी क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में देखो, आपको पक्की तलपट दिया। पक्की तलपट का मतलब आर्थिक चिट्ठा ही होता है, जिसमें आपको दोनों चीजें दी है, पूंजी दायित्व भी दिया गया, संपत्ति लेना भी दिया गया है। तो पूंजी दायित्व में कुछ चीजें दी गई है, संपत्ति लेना में भी कुछ चीजें दी गई है। इनके अंदर क्या दिया गया, इनको क्या करना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम एडजस्टमेंट्स को समझते हैं। ये जो हमें एक्स्ट्रा जानकारी दी गई होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समायोजन। क्या कहते हैं हम लोग, समायोजन। और हमें बेसिकली इन्हीं को सॉल्व करना सीखना होता है, और समझना होता है कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा। टोटल 9 समायोजन है, और हर एक समायोजन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको सीखना पड़ेगा, जो आपको आना भी जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला समायोजन। पहले समायोजन में लिखा है, सोनू पूंजी के रूप में 80,000। क्या लिखा है, सोनू पूंजी के रूप में कितना लेकर आ रही है, लेकर आ रहा है, आ रही है, जो भी आप नंबर समझना चाहो। वैसे आस्था और आना है तो लेकर आ रही है ही समझते हैं। कि सोनू पूंजी के रूप में कितना लेकर आ रही है, 80,000 रुपए। जैसा मैंने कहा था कि जब कोई साझेदार पैसा लेकर आता है, तो उसका रोजामचा क्या बनता है, रोकड़ खाते उधार और पूंजी खाते जमा। क्यों रोजनामचा मैंने क्यों बोला याद करने के लिए, ताकि गलतियां ना हो। पैसा आ रहा है इसलिए रोकड़ खाते क्या होगा, उधार। तो यहाँ पे अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, कौन से खाते प्रिपेयर करने, वो हमें इसके तुरंत बाद ध्यान में लेना होगा। क्यों लेना होगा, क्योंकि हमें एंट्री साथ में करनी है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो लिखा हुआ है, आवश्यक खाते और प्रवेश के बाद की पक्की तलपट तैयार कीजिए। यहाँ पे लिखा है आवश्यक खाते, ठीक है, सॉरी, आवश्यक खाते, और बोला प्रवेश के बाद की पक्की तलपट। हमें क्या बनाना है एग्जैक्टली नहीं लिखा गया, लेकिन बोला कि आवश्यक खाते बनाना। तो मैंने कहा था कि आपको याद रखना है, टोटल 4 चीजें बनानी होंगी। पहला आपको क्या बनाना होगा, पुनः मूल्यांकन खाता। पहला क्या बनाना होगा, पुनः मूल्यांकन खाता, जो कम से कम 6 से 7 लाइन का बना लिया करो। दूसरा आपको बनाना होगा पूंजी खाता, जो कोशिश क्या करो कि 10 से 12 लाइन का बना लिया करो। हालांकि कभी कभी एंट्रीज कम भी होती है, कभी कभी ज्यादा भी होती है, इसलिए मैंने बोला 10 से 12 लाइन का। उसके बाद आपका जो तीसरा बनेगा वो बनेगा रोकड़ खाता। सॉरी, मैंने गलती से रोकड़ वही लिख दिया है, क्योंकि आज बच्चों को यही पढ़ा रहा था, दिमाग में यही था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोकड़ खाता। क्या याद रखना है, रोकड़ खाता। ठीक है, ये थोड़ा पेन मोटा हो गया है। हाँ, रोकड़ खाता, ये याद रखना है। और लास्ट का जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा भी देखो मैंने आधे पेज के आसपास का बनाया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लोग बना लिया करो, तो ठीक है। उसके बाद सवाल सॉल्व करना शुरू करो। तो पहला लिखा है, सोनू पूंजी के रूप में 80,000। क्या लिखा है, सोनू पूंजी के रूप में 80,000। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो आसान है वो लिख लो, रोकड़ के उधार पक्ष में। क्या लिखोगे, रोकड़ के उधार पक्ष में क्या लिखोगे, यहाँ पे सोनू। क्या लिखोगे, सोनू की पूंजी खाते।
पैसा कौन लेकर आया? सोनू ना, इसलिए उसका नाम लिखोगे भाई, सोनू की पूंजी खाते। कितना रुपए लेकर आया सोनू? सॉरी, लेकर आई है 80,000 रुपए। उसके बाद रोकड़ खाते उधार, और मैंने क्या कहा? पूंजी खाते जमा। तो पूंजी के जमा पक्ष में सोनू के कॉलम में, कहा? पूंजी के जमा पक्ष में सोनू के कॉलम में यहाँ पे रकम लिख दोगे 80,000 रुपए। कितना रकम लिख दोगे? 80,000 रुपए। और यहाँ नाम क्या लिख दोगे? रोकड़ खाता। क्या नाम लिखोगे? रोकड़ खाता। ये तुम्हें याद रखना है। क्लियर है? इतना समझ में आया? उसके बाद अगले पे पढ़ते हैं। आधा देखो समायोजन सॉल्व कर लिया, अभी आधा समायोजन बाकी है। आधे समायोजन में लिखा है कि अपने भाग की ख्याति, कौन? सोनू, अपने भाग की ख्याति 72,000, सॉरी 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 7200 रुपए रोकड़ लाएगी। अब सवाल में ये भी लिख दिया है कि सोनू जो है वो कितना ख्याति लेकर आ रही है? कितना लेकर आई है? 7200 रुपए। तो मैंने क्या कहा था? ख्याति लाने का रोजनामचा क्या होता है? तो मैं यहीं पर लिख देता हूं। मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, रहने दो, मैं नीचे लिखता हूं जहां पे गणना की जगह हो सके। तो यहां पे मैं लिखता हूं ख्याति लाने का रोजनामचा क्या बनेगा? ख्याति लाने का रोजनामचा बनेगा रोकड़ खाते उधार। क्या बनेगा? रोकड़ खाते उधार और ख्याति प्रीमियम खाते का। ठीक है? और कितना पैसा लेकर आई है? 7200 रुपए। तो यहाँ पे 7200 की एंट्री कर देना। अब रोकड़ के उधार में कितना आना चाहिए? 7200 रुपए। तो रोकड़ का देखो, ये रहा रोकड़ और उसका उधार पक्ष में, तो ये रहा उसका उधार पक्ष। यहाँ पे नाम क्या लिखोगे? ख्याति की प्रीमियम खाते या ख्याति प्रीमियम खाते। कितना रुपए लेकर आई है? 7200 रुपए। तो मैंने 7200 की एंट्री लिख दी। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये जो ख्याति की रकम होती है, इस ख्याति की रकम का हमें क्या करना होता है? बंटवारा करना होता है। मैंने क्या कहा था? ख्याति की रकम का हमें बंटवारा करना होता है। कौन से अनुपात में करना होता है? तो ख्याति की रकम का बंटवारा हमें त्याग के अनुपात में करना होता है। तो हमने जो पहली लाइन पढ़ी है, हमने जो पहला समायोजन पढ़ा है, क्या इस समायोजन में हमें त्याग का अनुपात मिला? तो जवाब आएगा नहीं मिला है सर। तो जब नहीं मिला है तो इसको छोड़ो और आगे बढ़ो। देखो एक बाकी रह गया है, वो आपको दिमाग में रहेगा, क्योंकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ और क्या चीजें आपको दिमाग में फिट रखनी है। ठीक है? तो हमने ख्याति का बंटवारा नहीं किया, तो इसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अगला समायोजन मिलता है नया लाभ हानि का प्रमाण 4:3:3 निश्चित किया गया। देखो यहाँ पे मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि एक एक समायोजन को पढ़ते जाओ। दूसरा समायोजन में क्या लिखा है? 4:3:3 नया प्रमाण मिल गया हमको। अब हमें नया प्रमाण मिल गया है और पुराना प्रमाण हमें पहले से ही पता है। समान कैसे पता? क्योंकि हमने देखा सवाल में कोई भी प्रमाण के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है। तो मैंने कहा था जब सवाल में प्रमाण के बारे में जानकारी ना दिया गया और आपको नया प्रमाण भी दे दिया गया, तो पुराना और नया हमें दोनों मिल गया, तो त्याग बराबर क्या हो जाएगा? पुराना माइनस नया। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ी जगह है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ त्याग, कलर चेंज कर लेता हूं, त्याग बराबर पुराना माइनस नया। ठीक है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं कोई और कलर का पेन ले लेता हूं, ग्रीन। ठीक है? क्या हो जाएगा? त्याग बराबर पुराना माइनस नया। हमें दो लोगों का निकालना है, आस्था और आहना का। तो सबसे पहले मैं आस्था का निकालता हूं। आस्था, आस्था का अगर मैं निकालने जाता हूं तो आस्था का पुराना अनुपात कितना है? तो पुराना हमें पता है 1/2, और नया कितना है? तो 4:3:3 है, यानी 4, 3, 7, 3, 10। अगर डाउट हो तो यहाँ पे ऐसे लिख लेना 4:3:3, यानी टोटल कितना हो गया? 10। जिसमें आस्था यानी पहली वाली है, तो पहली वाली का होगा 4/10 और दूसरी वाली का होगा 3/10। तीसरी वाली तो नहीं है, तो इसका हमें इग्नोर करना है। तो आस्था का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4/10। क्लियर है इतना? अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैंने सॉल्यूशन करने का तरीका कैसे समझाया था? मैंने सॉल्यूशन करने का तरीका ऐसे समझाया था कि दोनों के डिवाइड में चेक करो। दोनों के डिवाइड में देखो, यहाँ पे कितना 10 है और यहाँ पे कितना है? 2 है। यहाँ पे कितना 10 है और यहाँ पे कितना है? 2 है। तो अब यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, तो क्या करोगे? यहाँ पे 5 से गुणा करोगे और 5 से भाग करोगे। तो जैसे ही 5 से गुणा और 5 से भाग करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या मिलेगा? 5/10। क्या मिलेगा? 5/10 और फिर 4/10। ये तुम्हें सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? 5/10 और 4/10। इसका जो पूरा सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? 1/10। यानी कि आस्था का त्याग कितना आ गया है? 1/10। अब इसी तरह से हम आहना का भी निकाल लेते हैं। तो आहना का त्याग क्या हो जाएगा? आहना का पुराना अनुपात कितना? 1/2 और त्याग कितना है यहाँ पे? देखो 3/10।
सॉरी नया कितना है 3/10। सेम वही सिचुएशन, यहाँ 1/2 है और यहाँ 3/10 है। तो क्या करोगे, यहाँ पे 5 से गुणा कर दो और 5 से भाग कर दो। तो 5 से गुणा और 5 से भाग करोगे तो 5/10 हो जाएगा और ये 3/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/10 और 3/10। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 5 में से 3 गया तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2/10। अगर ध्यान से देखो तो त्याग बराबर कितना आ गया है, तो त्याग बराबर आ गया है 1:2। त्याग बराबर कितना आ गया है, 1:2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर त्याग। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर देखो मैंने हेडिंग नहीं लिखा है, बट ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है त्याग बराबर। तो तुम लोग क्या करोगे कि जब भी गणना करोगे, जो भी गणना करोगे, उनका प्रॉपर वे में हेडिंग दोगे। इससे क्या होगा, सामने वाले को क्लियर आइडिया लगेगा। मैंने कलर गलत चूज कर लिया है, तो मैं कलर इसको हटा देता हूँ। ठीक है, कलर मुझे दूसरा लेना पड़ेगा, हाँ, ताकि ये दिखे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्याग बराबर पुराना माइनस नया। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारी पहली गणना होगी। ठीक है, और जो भी गणना करोगे तुम, गणना हमेशा या तो सबसे लास्ट में करोगे या तो सबसे पहले करोगे, बीच में ऐसे मत करना जैसे मैंने किया। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि गणना हमारी आसपास रहे, और इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा ताकि ज्यादा बड़ा पीडीएफ भी ना हो, नहीं तो ज्यादा बड़ा पीडीएफ होगा तो तुम उसको इग्नोर कर दोगे। ठीक है, इसी वजह से मैं अपने हिसाब से जहां जहां जगह है मैं वहीं वहीं पे कर दे रहा हूँ। ऐसे समझो जैसे बोर्ड पे सर पढ़ाते हैं, अगर आप क्लास देखते हो तो बोर्ड में जहां जगह होती है वहीं पे सर सोल्यूशन कर देते हैं, उसी हिसाब से मैं भी करवा दे रहा हूँ ताकि ज्यादा पेजेस का ना हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो त्याग हमें मिल गया है। अब मैंने क्या कहा था, इस ख्याति का बंटवारा हमें कैसे करना होता है, त्याग के प्रमाण में करना होता है। क्या मैंने कहा था, इस ख्याति का बंटवारा हमें त्याग के प्रमाण में करना होगा। और जब इस ख्याति का बंटवारा त्याग के प्रमाण में करोगे, इसका रोजनामचा क्या बनेगा, नंबर 2। इसका रोजनामचा मैंने क्या बताया था कि ये जो ख्याति प्रीमियम खाते जमा है वो क्या हो जाएगा, उधार। तो क्या एंट्री लिखोगे, ख्याति प्रीमियम खाते उधार। देखो जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी, जो बेसिक्स वाले देखे होंगे, उनको देखो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं देखी होगी उनको भी आएगा, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि तुम कष्ट मत सहो, बढ़िया से करो। इसके लिए पुरानी क्लासेस को देखो और नोट्स बनाया करो। ठीक है, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, नोट्स बनाया करो। क्लियर है इतना। नोट्स बनाओगे तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, पढ़ोगे तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन नोट्स बनाकर पढ़ोगे ना तो चीजें दिमाग में फिट रहेंगी। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इसी वजह से बता रहा हूं। नहीं किया होता तो मैं कहानियां नहीं सुनाऊंगा तुम्हें। ठीक है, जो देखी है सुनी है सही है वही तुम्हें बताऊंगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं अभी। तो ख्याति प्रीमियम खाते उधार, और जिन लोगों ने त्याग किया है, त्याग किसने किया है, आस्था और आहना। तो आस्था और आहना दोनों की पूंजी खाते जमा। क्या करोगे, आस्था और आहना दोनों की पूंजी खाते जमा। रकम कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे 7,200 और 7,200 को 1:2 में बांट दो। तो 1:2 में जब बांटोगे तो यहाँ पे रकम कितना आ जाएगा, देखो 1:2 में बांटने का कैसे तरीका है, 7,200 गुणे 1/3। ये हो गया आस्था, तो ए एस लिख देता हूँ। ठीक है, आहना का ए एच। आहना का बांटोगे तो 7,200, मैंने एक जीरो ज्यादा बढ़ा दिया, 7,200 गुणे 2/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,400। तो 2,400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24 गुना 4,800। ठीक है, ये हो गया 4,800। एक का आया 2,400 और एक का आ गया 4,800 रुपए। तो यहाँ पे लिख देना 2,400 और यहाँ पे लिख देना 4,800। कैलसी में है, अगर ये गणना नहीं दिखाना चाहो तो भी चलेगा। अगर तुमने रोजनामचा लिख दिया है तो ये गणना दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोजनामचा लिखा है इसका मतलब तुमने गणना सॉल्व किया है, ये सामने वाले को पता चल जाएगा। तो अब कैसे करोगे, आस्था और आहना की पूंजी खाते क्या किया मैंने, जमा। तो फटाफट चलो और आस्था और आहना के, किसके, आस्था और आहना के जमा पक्ष में फटाफट लिख दो रकम। एक में लिख दो 2,400 और इसके में लिख दो 4,800। और नाम क्या लिखोगे, ख्याति प्रीमियम खाते। नाम क्या लिखोगे, ख्याति प्रीमियम खाते। फटाफट नाम लिख दो, ख्याति प्रीमियम खाते। क्लियर है इतना। दूसरा समायोजन भी हमारा पूरा सॉल्व हो गया, और जो पहला समायोजन का बाकी था त्याग का अनुपात में बांटने वाला, वो भी डन कर दिया। और जैसे समायोजन डन उसको पे टिक कर दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरा समायोजन। तीसरे समायोजन में लिखा है ख्याति का मूल्यांकन 40,000 किया गया है। क्या बोला है, ख्याति का मूल्यांकन। देखो जब भी मूल्यांकन वर्ड आता है तो याद रखना ये कौन सी ख्याति की बात हो रही है, नए ख्याति की बात हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि नए ख्याति को देकर ही हमें करना, हमें क्या साबित करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट्स बना के लिख देता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पे है। तो उसके लिए मैं कुछ कलर अगर मुझे मिल जाए अच्छा बढ़िया तो यूज करूंगा ही मैं। मुझे कलर यूज करना बड़ा अच्छा लगता है, वो आप देख ही रहे हो। ओहो, रुक जाओ भैया, सॉरी। हाँ अब सही है।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट के तौर पे कुछ चीजें लिखूंगा, वो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है वो नोट में मैं लिख देता हूं। नोट, नोट में याद रखना है, जब भी, जब भी नई ख्याति, क्या, नई ख्याति, ये कौन सी ख्याति है, नई ख्याति, या तुम्हें क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ख्याति का मूल्यांकन, क्या लिखा रहेगा, ख्याति का मूल्यांकन, इसको बढ़िया से नोट बना लेना, इसलिए कलर चेंज करके लिखा मैंने। क्या लिखा रहेगा, ख्याति का मूल्यांकन, या जब भी नई ख्याति दिया हो, क्या हो, दिया हो, तब क्या करोगे, तब एक बार कंफर्म कर लेना, कर नीचे लेना लिखूंगा क्योंकि लेना बाजू में नहीं आएगा, कर लेना, क्या कंफर्म कर लेना है कि नया साझेदार पूरी ख्याति लाया है या नहीं, क्या कंफर्म कर लेना है कि नया साझेदार पूरी ख्याति लाया है या नहीं। और पूरी ख्याति का मतलब पूरा 40,000 थोड़ी लाएगा, वो अपने हिस्से की ख्याति। तो पूरी ख्याति का मतलब यहां पर क्या है वो भी मैं नीचे अंडरलाइन करके लेना। पूरी ख्याति का मतलब है अपने हिस्से की, अपने हिस्से की। थोड़ा ये ज्यादा बड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं भाई, सवाल सीख रहे हैं तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही, बड़ा तो सॉल्यूशन होगा ही। अब इसको आगे बढ़ते और इसका मैं पूरा सॉल्यूशन लिख के समझाता हूं। पहले एक बार एक बार सवाल वापस देख लो। ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है, 40,000 रुपए, और ये लाया कितना है, 7200 रुपए, और इसका हिस्सा कितना है, 3/10। तो एक बार कंफर्म करते हैं कि पूरी ख्याति लाया है या नहीं। यहाँ पे तो देखो गणना कर ही दिया, मैं नीचे चलता हूं, अब यहाँ पे गणना करता हूं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नए साझेदार की ख्याति, मैं क्या लिखूंगा, नए साझेदार की ख्याति, या मैं लिखूंगा सोनू का हिस्सा। क्या लिखूंगा मैं, सोनू का हिस्सा, किसमें, मैं सोनू के हिस्से में किसकी बात कर रहा हूं, मैं ख्याति की बात कर रहा हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा सोनू का हिस्सा। अब सोनू का हिस्सा कितना निकलेगा वो देखो, तो 40,000 गुणे 3/10। तो 40,000 गुणे 3/10 करूंगा तो ये हो जाएगा 4×3 12,000 रुपए आया। कितना आया है, 12,000 रुपए। और सोनू ने कितना लेकर आई थी, सोनू लेकर आई थी सिर्फ 7200 रुपए। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन किया है हमने, सिर्फ 7200 रुपए लेकर आई थी, जिसका हमने पूरा हिसाब भी कर दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस 12,000 में से सोनू लेकर कितना आई थी, 7200 रुपए। तो 7200 रुपए जो ये लाई उसका तो हमने हिसाब कर दिया है, लेकिन बाकी के जो 4800 रुपए है वो ये लेकर नहीं आई है। तो मैंने क्या कहा था कि जब वो पैसे लेकर नहीं आएगी या जो लेकर नहीं आएगा, वो हम पैसे कहां से निकाल लेंगे, ये पैसे हम उसकी पूंजी में से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, उसकी पूंजी में से निकालेंगे। तो इसका रुझानचा मैंने क्या बताया था कि जो नया साझेदार है उसकी पूंजी से पैसा निकलेगा तो उसकी पूंजी क्या हो जाएगी, उधार। तो रुझानचा क्या बनेगा, पूंजी खाते उधार, किसकी, सोनू की। तो रुझानचा क्या बनेगा, सोनू की पूंजी खाते उधार। और ये पैसा किसको मिलेगा, ये पैसा मिलेगा आस्था को और आहना को। ठीक है, तो आस्था और आहना के खाते जमा। थोड़ा सर्दी हो गया इसलिए आवाज थोड़ी कड़क आ रही होगी, अजीब सी आ रही होगी। तो यहाँ पे लिखोगे सोनू की पूंजी खाते उधार, कितना रुपए निकाल लोगे उसकी पूंजी में से, 48 रुपए। कितना रुपए निकाल लोगे उसकी पूंजी में से, 4800 रुपए। याद रखना कितना निकाल लोगे तुम लोग, 4800 रुपए। और आस्था और आना की पूंजी में जमा भी कितना होगा, 48 रुपए, लेकिन कौन से अनुपात में, तो याद रखना 1 और 2। अब पूछोगे सर ये 1 और 2 कहां से आया, तो 1 और 2 हमने ऊपर सॉल्व किया था भाई। ये देखो भूल कैसे गई, ये देखो सॉल्व किया है कि नहीं। एक चीज और बता दूं, ये जितनी गणनाएं हैं सब एक साथ करना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ सारी चीजें, उन चीजों को सुनते रहना। मैं ऊपर नीचे भले लिख दे रहा हूँ लेकिन उसको तुम याद रखना कि नीचे लिखना है, इसलिए मैंने कहा साथ में सॉल्यूशन भी करते जाना। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, रकम लिखते हैं। तो 4800 को 1:2 में बांटो, यानी टोटल 3 हो गया, तो 4800 भागे 3 करोगे तो 1600 हो जाएगा, यानी ये रकम आ जाएगा 1600 और ये आ जाएगा 3200। क्लियर है इतना। अब देखो रोजनामचा लिखने का फायदा क्या होगा, जैसे ही तुम रोजनामचा लिखते हो तो तुम्हें एंट्री करना आसान हो। क्या लिखा मैंने, सोनू की पूंजी खाते उधार लिखा ना, सोनू की पूंजी खाते कितने से उधार किया, 4800 से। लेकिन रुक जाओ रुक जाओ, ध्यान से देखो, ये जो 4800 रुपए उधार हुआ है, क्या ये अकेले उधार हुआ है,
नहीं, यहाँ पे दो लोगों की वजह से उधार हुआ, किसकी? आस्था और आहना की। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, जब हम जाएंगे सोनू की पूंजी में, कहा जाएंगे, जब हम सोनू की पूंजी में जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सही 1600 रुपए और 3200 रुपए, टोटल कितना हो गया? 4800 हो गया कि नहीं? अकेले नहीं लिखेंगे, दोनों का साथ में लिखेंगे। 1600 वाले में नाम किसका लिखेंगे? आस्था। 1600 वाले में नाम किसका लिखेंगे? आस्था। और 3200 वाले में नाम किसका लिखेंगे? आहना। ठीक है, बस इन दोनों का लिखना है पूंजी खाते, आस्था की पूंजी खाते और आहना की पूंजी खाते। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बस आस्था और आहना। ओके, अब उसके बाद उधार का तो हो गया, अब जमा का क्या करना है? तो एक बार नीचे फिर से लेकर चलता हूं। तो जमा में मैंने क्या किया है? आस्था और आहना के खाते का जमा किया, यानी इनकी पूंजी खाते मैंने जमा किया है। तो पूंजी खाते जमा हुआ है तो ऊपर वापस चलते हैं, ऊपर वापस चलते हैं। आस्था की पूंजी खाते जमा कितना हुआ है? 1600 रुपए। और आहना की पूंजी खाते कितना जमा हुआ है? 3200 रुपए। लेकिन ये दोनों जमा क्यों हुए? क्योंकि सोनू ने पैसा दिया। तो ऊपर जो रीजन होगा वो लिखना पड़ेगा। तो यहां पे लिखोगे सोनू की पूंजी। क्या लिखोगे? सोनू की पूंजी। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका ख्याति का पूरा एंट्री खत्म। क्लियर है? देखो मैंने दो पार्ट्स में इसलिए बताया, हो सकता है कई टीचर आपको एक साथ समायोजन पढ़ के समझा दे, लेकिन बच्चों देखो एक सीधी सी बात है, हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है उनका तरीका तुम्हें अच्छा लगता है, हो सकता है मेरा तरीका अच्छा ना लगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो तरीका समझ में आए, जो अच्छा लगे, आप उस तरीके को इस्तेमाल करना। मुझे ये अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सभी के पास इतना इंटेलिजेंसी नहीं है, दिमाग नहीं है कि वो सब कुछ एक साथ कर सके, इसलिए मैं उनको स्टेप वाइज करवाता हूँ। और ये स्टेप वाइज अच्छा बुरा, थोड़ा कम अच्छा, थोड़ा कम बुरा, सभी के लिए है। ठीक है, क्लियर है? तो करते जाना इसके। चलो समायोजन खत्म हो गया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला समायोजन है कारीगर मुआवजा का दावा 3200 मंजूर किया। क्या लिखा है? कारीगर मुआवजा का दावा कितना मंजूर किया है? 3200 मंजूर किया है। अब देखो जैसे ही कारीगर का दावा मंजूर होता है तो याद रखना, जैसे ही दावा मंजूर हो तो फटाफट क्या करोगे? दावा तुम्हारा दायित्व है तो याद रखना, तो दावा कहां लिख दोगे? आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। क्या है? कारीगर अकस्मात मुआवजा दावा। तो फटाफट यहां पे लिखोगे कारीगर अकस्मात मुआवजा दावा। कितना रुपए है? 3200 रुपए। जितना दावा मंजूर हो उतना लिख देना, बाकी का बाद में काम करना, पहले इतना लिख दिया करो। तो कारीगर का दावा कितना लिख दिया मैंने? 3200 रुपए। अब सवाल एक बार वापस पढ़ते हैं। दावा कितना मंजूर हुआ है? 3200 रुपए का। अपने पास पैसा कितना है? अपने पास पैसा है दावा के तौर पे, देखो लिखा है कारीगर मुआवजा फंड कितना है अपने पास? 4800 रुपए है। अपने पास कितना रुपए? 4800 रुपए। और दावा कितना मंजूर हुआ है? 3200 रुपए। ध्यान से सुनना, अपने पास कितना पैसा था? 4800 रुपए। दावा कितना मंजूर हुआ? 3200 रुपए। तो अपने पास 4800 रुपए था और दावा मंजूर हो गया 3200 रुपए, बचा कितना? 1600 रुपए। और ये 1600 रुपए हम क्या कर लेंगे? आपस में बांट लेंगे। क्या करेंगे? हम आपस में बांट लेंगे। और बांट के कहा लिखेंगे? इसका मैंने तुम्हें समझाया था पिछली क्लास में। क्या समझाया था मैंने? याद है किसी को? मैंने समझाया था कि अगर तुम्हें ये ना पता रहे कि कौन सी एंट्री कैसे करनी है तो शॉर्टकट याद रखना है। शॉर्टकट क्या मैंने बताया था? कि जो इस तरफ होगा वो पूंजी के जमा पक्ष में जाएगा, क्योंकि इस साइड कौन सा पक्ष होता है? पूंजी का जमा पक्ष। और जो इस तरफ होगा, इस तरफ मतलब कौन सी चीजें हैं ये? संपत्ति वाली, वो इस तरफ जाएंगी पूंजी के, यानी पूंजी का इस तरफ कौन सा होता है? उधार होता है। तो याद रखना है, इधर पूंजी का जमा पक्ष होता है और इधर पूंजी का उधार पक्ष होता है। तो यहाँ की चीजें उठा के जमा में जाएंगी और यहाँ की चीजें उठा के कहाँ जाएंगी? उधार में। तो ये कौन से पक्ष में है? आपका इस तरफ है ना, तो ये कहा जाएगा? जमा में। क्या नाम है? कारीगर मुआवजा फंड। तो फटाफट चलते हैं, जमा में लिखते हैं कारीगर मुआवजा फंड। क्या लिखेंगे? कारीगर मुआवजा फंड। कितना बांटना है? 800 रुपए और 800 रुपए। कैसे मैंने बताया? समान अनुपात में बांटना है, 1600 रुपए बचा। क्लियर है? तो याद क्या रखना है? एक और नियम याद रख लेना है कि दावा मंजूर किया दिया गया हो और दावा कम मंजूर हो तो जो पैसा बचता है वो हम आपस में बांट लेते हैं। तो याद रखना है 4800 में से 3200 रुपए दे दिया हमने, दावा मंजूर कर लिया, बचा कितना? 1600 रुपए। तो वो 1600 रुपए हम आपस में फटाफट बांट लेंगे। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? तो ये था आपका दूसरा नियम। तीसरी, अब मतलब अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है विनियोग 19,200 में आना ले जाएगी। क्या लिखा है? विनियोग 19,200 में आना लेकर जाएगी। अब इसकी एंट्री कहां करोगे? तो पहले देखो विनियोग कहां पर है। तो विनियोग आपका है संपत्ति लेना पक्ष में। कहां है? संपत्ति लेना पक्ष में। ये रहा विनियोग 20,000 रुपए का। कितने का है यहाँ पे अभी वो मैटर नहीं है, लेकर कितने में गए? 19,200 में वो मैटर करता है। और विनियोग है का संपत्ति लेना में। तो मैंने कहा था जो इधर होगा, ठीक है, जो इधर होगा उसको हमें कहा लिखना है? हमें उसको लिख देना उधार पक्ष में। तो चलते हैं,
फटाफट चलते हैं पूंजी के उधार पक्ष में। यहां पे नाम क्या लिखेंगे? विनियोग। क्या लिखेंगे? विनियोग। क्या नाम लिखेंगे? विनियोग। और रकम, रकम कितना है? 19,200 रुपए। कौन लेकर गया है? आहना लेकर गई है ना। एक बार नाम थोड़ा देख लूं मैं, आज तक की आहना, विनियोग आहना लेकर गई है। तो विनियोग में यहाँ पे लिख दिए 19,200 रुपए। क्लियर है? जितना लेकर गई उतना हमने लिख दिया। अभी सवाल में जो अतिरिक्त जानकारी दिया हुआ था, इसका हमें क्या करना है वो समझना है। तो 19,200 में लेकर गई है और विनियोग अपने पास कितने का है? 20,000 का है। ध्यान से देखो, 20,000 का विनियोग लेकर गई है 19,200 में। तो यहाँ पे मैं लिख के समझाता हूं, विनियोग है 20,000 का, लेकर गए 19,200 में। कितने का नुकसान हुआ? 800 रुपए का। कितने का नुकसान हुआ? 800 रुपए का। और नुकसान हम कहाँ लिखते हैं? मैंने कहा था संपत्ति और दायित्व से जुड़ा हुआ अगर कोई भी फायदा या नुकसान हो तो उसको पुनः मूल्यांकन के उधार में लिखा जाता है। लेकिन अगर उस नुकसान से जुड़ा हुआ कोई अनामत हो तो पहले वहां से व्यवस्था की जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक नाम तुम्हें दिखेगा, विनियोग वृद्धि कमी फंड। क्या दिख रहा है तुम्हें? विनियोग वृद्धि कमी फंड। में ये मिटा देता हूं, कलर करके लिख देता हूं मैं। ये देखो, विनियोग वृद्धि कमी फंड, ये दिखाई दे रहा है ना। तो विनियोग वृद्धि कमी फंड कितने का है अपने पास? ये है अपने पास 1,600 रुपए का। और नुकसान कितना हुआ है? नुकसान हुआ है सिर्फ 800 रुपए का। तो सबसे पहले इस 1,600 में से 800 क्या करो? माइनस कर दो। तो बचा कितना? 800 रुपए। यानी 800 रुपए तो बच गए है ना। डब्बे में रखा था, ये मैंने क्या बताया? अनामत एक तरह का डब्बा है। उस डब्बे में 1,600 रुपए पड़े हैं, गुल्लक है, 1,600 रुपए पड़े हैं। उस 1,600 में से 800 का नुकसान, तो 1,600 में से 800 निकाल लिया, तो बचा कितना? 800। और 800 ये किसका है? अब ये तुम्हारा है, क्योंकि नया साझेदार जब आएगा तो उसके बाद नया व्यवस्था होगा, इसलिए तुम क्या करोगे? इसको आपस में बांट लोगे। अब कहां बांटोगे? तो सेम तरीका इस्तेमाल करो। ये कौन से पक्ष में दिया गया है? ये तुम्हें दिया गया है इस पक्ष में। तो यहां से उठा के कहां जाओगे? पूंजी के जमा पक्ष में। तो यहां से चलते हैं पूंजी के जमा पक्ष में। देखो ए रहा ना, ऐसे क्रॉस हो रहा है कि नहीं? देखो, एक इधर से ऐसे हो रहा है और एक इधर से ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्रॉस हो रहा है। तो अब यहां पे हम लिख देंगे जो नाम दिया गया है। नाम क्या दिया है? विनियोग, ठीक है, वृद्धि, पूरा मैं शॉर्ट में लिख दूंगा भाई, जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो। विनियोग वृद्धि कमी फंड। तो विनियोग वृद्धि कमी फंड शॉर्ट में इसलिए लिखा है कि लाइन मैंने कम खींची थी, जगह कम पड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 400 और ये 400 रुपए। क्लियर है इतना? विनियोग वृद्धि कमी फंड, तुम पूरा नाम लिखना। अगला समायोजन, अगला समायोजन में लिखा है विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी। मिलना बाकी कितना है? 2,400 रुपए जो नहीं लिखे हैं। मिलना बाकी हमारे लिए क्या होता है? मिलना बाकी हमारे लिए होता है संपत्ति। और संपत्ति हम कहाँ लिखते हैं? संपत्ति लिखते हैं पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में। जब भी संपत्ति बढ़े तो याद रखना वो हमारे लिए फायदा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में। क्या लिखेंगे? मिलना, जो लिखा है वही लिखा करो। मिलना बाकी विनियोग पर ब्याज। कितने रुपए का है ये? तो विनियोग का ब्याज है आपका 2,400 रुपए का। तो ये तो हो गया एक एंट्री। दूसरा एंट्री संपत्ति है ना, कहा ना मिलना बाकी है। मिलना बाकी मतलब तुम्हारा है, और जो चीज तुम्हारी है वो संपत्ति है, जो दूसरों का है वो दायित्व। ये नियम मैं हमेशा बोलता हूँ, जो तुम्हारा वो संपत्ति, जो दूसरों का है वो दायित्व। तो मिलना बाकी कहाँ लिखते हैं? संपत्ति पक्ष में। तो चलते हैं संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। तो संपत्ति लेना में सबसे नीचे ही लिख दो ना, यहाँ पे कहीं क्या लिखोगे? मिलना बाकी विनियोग पर ब्याज। विनियोग पर ब्याज थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया ताकि एक ही लाइन में हो जाए। कितना रुपए है? 2,400 रुपए। ये मैंने फटाफट लिख दिया। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। समायोजन देखो हो गया ना फटाफट। कितना समायोजन हो गया हमारा? 6 हो गया। अभी सातवें पे चलते हैं। सातवें में लिखा है लेनदारों ने लिखी देनी हुंडी। ध्यान से सुनना, लेनदारों ने लिखी देनी हुंडी 2,000 स्वीकृत की है, जो बही में नहीं लिखा। यानी लेनदारों ने हमारे ऊपर हुंडी लिखा था, हमने स्वीकार करके उनको दे दिया है। अब देखो, हुंडी लिखा, स्वीकार करके उनको दे दिया, तो क्या इससे कोई फायदा या कोई नुकसान हुआ हमें? ना हमें कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। ये कैसा है? एक हाथ से लिया एक हाथ से दिया। हुंडी लिखा, हुंडी स्वीकारा हमने, तो देनदार, सॉरी, लेनदार कम हो गए, पर हुंडी तो बढ़ गई ना। यानी एक हाथ से लिया एक हाथ से दिया, इसलिए इसमें ना फायदा होता है और ना नुकसान होता है। बस याद रखना है कि देनी हुंडी जो है जब स्वीकार किया जाता है तो इससे में कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ। तो जो फायदा या नुकसान नहीं हो तो पुनः मूल्यांकन खाते में नहीं लिखना। तो एंट्री कैसे होगी वो समझ लो। सबसे पहले लेनदारों से हुंडी स्वीकारी, तो लेनदार क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। जैसे मान लो मैं तुम्हारा लेनदार हूं, तुमसे पैसे लेने वाले थे, लेकिन मैंने क्या किया? उल्टा बोल दिया। मैं अगर लेनदार हूं तो मैं तुमसे पैसे वसूलूंगा भाई। तो मान लो मैं तुमसे पैसे वसूलने वाला हूं, क्लियर है?
ओके, अब मैंने तुम्हारे ऊपर हुंडी लिखी, तुमने हुंडी स्वीकार कर ली, तो बता तुम मुझे कम पैसे दोगे ना, अब मुझे तुम क्या दोगे, हुंडी चुकाओगे, क्या चुकाओगे मुझे, हुंडी। मेरा नाम तो खत्म हो गया ना, जैसे ऐसे चलो यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ए नाम का कोई लेनदार था, उसको तुम 5,000 रुपए देने वाले थे, कितना देने वाले थे, 5,000 रुपए, लेकिन उसने एक हुंडी लिख दी, तो तुम उसको बोल दिया ठीक है मैं हुंडी दे दूंगा, तो हुंडी यहाँ पे वो हो गई 2,000 की। तो ये जो ए नाम का 5,000 वाला है, ये कम हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो ये 5,000 से अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 3,000 रुपए, क्योंकि 2,000 रुपए की क्या बन गई है, हुंडी। यानी देखो सिर्फ जगह बदल गई है, फायदा या नुकसान नहीं हुआ। क्लियर है इतना। तो अब इसकी एंट्री कैसे करोगे वो देख लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहां लेनदार है वहीं से उठाओ। लेनदार कहां होता है, दायित्व पक्ष में, तो यहां पे लिखेंगे लेनदार। ठीक है, अपने पास लेनदार कितने के हैं वो देख लो एक बार। मैंने रकम नहीं देखा लेनदार का, इसलिए देख रहा हूं। लेनदार कितना है, 12,000 का है। तो चलते हैं नीचे, लेनदार में यहां पे लिखेंगे 12,000 रुपए, और यहां लिखेंगे माइनस हुंडी। हुंडी कितना, 2,000 रुपए, तो ये बचेगा कितना, 10,000 रुपए। और दूसरा यहां पे लिख दोगे देनी हुंडी, उसी के नीचे तुरंत 2,000 रुपए। तो देखो ये पहले भी 12 था और अब भी 12 ही है, बस अंतर क्या है, जगह बदल गई है और कुछ नहीं, सॉरी नाम बदल गया है और कुछ नहीं। यहाँ पे 12 अकेला लेनदार का था, हुंडी के नाम पर भी हो गया। ठीक है, इसलिए वजह से हम पुनर्मूल्यांकन में कोई नहीं जाएगा। अब अगले समायोजन पे चलते हैं। अगला समायोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी, इसलिए ध्यान से सुनना इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि बच्चे को अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो इसको सॉल्व कैसे करना था इसका मैं तुम्हें तरीका समझाता हूं पहले। देखो सवाल में लिखा है, क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। सवाल में लिखा है जमीन मकान, ध्यान से सुना, जमीन मकान की बही कीमत, क्या लिखा है, बही कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा 20% कम है। देखो दो चीजें दी है, एक आपको दिया है बही कीमत, क्या दिया है, बही कीमत, और एक दिया है बाजार कीमत। जब अभी तुम्हें ऐसा दो नाम साथ में आ जाए, बही और बाजार, तो तुम क्या करोगे। सबसे पहले यहाँ पे कहीं जगह नहीं है, तो मैं वापस नीचे ही चलता हूं, यहाँ पे ये आपका बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ जमीन मकान का। ओह कहाँ ऊपर किधर भैया, एक मिनट, यहाँ पे लिख दोगे ऐसे जमीन मकान, इस तरह से हेडिंग लिख दिया करो ताकि पता रहे सामने वाले को कैलकुलेशन किस बात का दिखा रहे हो। देखो जमीन मकान में दो चीजें लिखी हैं, एक बही कीमत, एक बाजार कीमत। जो दो नाम दिया रहेगा उस नाम को ऐसे लिख दिया करो। अब एक चीज और समझा दूं कि बही कीमत को ही हम बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा वाली कीमत। क्या बोलते हैं, आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और सवाल को पढ़ते हैं, सवाल में क्या लिखा था ताकि समझ में आए ना। सवाल में लिखा था कि जमीन मकान की बही कीमत, ध्यान से सुनना, जमीन मकान की बही कीमत बाजार की अपेक्षा 20% कम है। किसकी अपेक्षा, बाजार की अपेक्षा 20% कम है। यानी मेन यहाँ पे कौन हो गया तुम्हारा, बाजार। बाजार की अपेक्षा 20 कम है, कौन कम है, बही कीमत। तो अगर मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे बाजार को मैं 100 लेता हूं, तो बही कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि सवाल में बोला है जो बही कीमत है वो बाजार कीमत की अपेक्षा 20% कम है। तो बाजार कीमत मैंने 100 ले लिया, तो बही कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर है इतना, समझ में आया। अब क्या करोगे, ये लिखने के बाद सवाल में ऊपर चला करो, मतलब सवाल में देखा करो, तो जमीन मकान कितने का है वो ढूंढो। तो जमीन मकान अगर ढूंढोगे तो तुम्हें दिखेगा ये जमीन मकान है अपने पास 40,000 रुपए का, कितने का है, 40,000 रुपए का। तो ये 40,000 कौन सा है, आर्थिक चिट्ठा है, और आर्थिक चिट्ठा मतलब बही कीमत है। तो मैंने क्या समझाया कि तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, बही कीमत को, बही कीमत के जस्ट नीचे ऐसे लिखोगे 40,000, तो बाजार कीमत कितना। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, 40,000 गुणे 100 भागे 80, ये हुआ ना, ऊपर जा रहा है तो गुणे हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। तो 40,000 गुणे 100 भागे 80, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 50,000। कितना आ जाएगा, 50,000। यानी बाजार कीमत कितनी आ गई है, 50,000 आ गई है, और बही कीमत आपका कितना है, 40 है। तो बही 40 है और बाजार 50 हो गया, तो अपने को क्या हो गया, फायदा। कितने का फायदा हो गया अपने को, 10,000 का फायदा हो गया। तो ऊपर चलेंगे सवाल में, और पुनः मूल्यांकन के जमा में सबसे पहली एंट्री कहा जाएगी, पुनः मूल्यांकन के जमा में क्या लिखोगे, जमीन मकान, क्या लिखोगे,
जमीन मकान, कितना रकम लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 10,000। क्यों 10,000? क्योंकि फायदा कितने का हुआ है, 10,000। और तुरंत दूसरी एंट्री, मैंने कहा था जमीन मकान कहां से उठाया था, संपत्ति लेना में से, तो फटाफट यहाँ पे चलो और यहाँ पे लिखो जमीन मकान। क्या लिखोगे, जमीन मकान, और यहाँ पे कितना लिख दोगे, 50,000 रुपए। कितना लिख दोगे, 50,000 रुपए, जो नई वाली कीमत होगी। क्लियर है? उसके बाद अगला काम क्या होगा, अगला समायोजन पढ़ना। अगला समायोजन लिखा है, चुकाए बीमा प्रीमियम में 4800 आने वाले वर्ष के हैं। अब जो हमने बीमा प्रीमियम चुकाया था उसमें से 4800 आने वाले वर्ष का है। आने वाले वर्ष का मतलब अग्रिम चुकाया, और अग्रिम चुकाया हमारे लिए क्या होता है, संपत्ति। अग्रिम चुकाया हमारे लिए क्या होता है, संपत्ति। और संपत्ति यानी कि हमें फायदा हो रहा है, तो पुनः मूल्यांकन के कौन से पक्ष में चला जाएगा, जमा पक्ष में। याद रखना, संपत्ति हमारे लिए फायदा है तो कहां चला जाएगा, पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में। तो यहाँ पे लिखोगे अग्रिम चुकाया बीमा, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना है, 4800 रुपए। ठीक है, कितना है, 4800 रुपए, तो वो 4800 लिख दिया। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी, अग्रिम चुकाया हमारे लिखा है संपत्ति, क्योंकि हमारा है ना, एक्स्ट्रा हमने किसी को दिया तो हमारा ही होगा। तो अग्रिम चुकाया की जो दूसरी एंट्री है वो कहाँ जाएगी, संपत्ति पक्ष में। कहाँ गया संपत्ति पक्ष, ये रहा। तो इसके नीचे लिखोगे अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, कितना, 4800 रुपए। क्लियर है इतना? उसके बाद अगला समायोजन, तुम्हारा समायोजन खत्म। अब देखो 9 समायोजन है, और एक एक समायोजन को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया, और सारी चीजें देखो गणना के साथ समझाएंगे। तो अब तुम्हारा काम है समायोजनों को ढंग से सॉल्व करना, कोई गलती नहीं करनी। जहां पे गणना करना दिखाना है वहां गणना करके दिखाओ, क्योंकि इससे तुम्हारा इंप्रेशन बढ़ेगा, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और तुम्हारे नंबर कटने के चांसेस 0 हो जाएंगे, और बढ़िया नंबर भी आएंगे, नॉलेज भी बढ़ेगा, सारी चीजें एक साथ आएंगी। तो लगे रहो, करते रहो। अब जैसे समायोजन सॉल्व हो जाता है, अगला काम क्या होगा, आरती चिट्ठा को कॉपी पेस्ट करना है। और आरती चिट्ठा को कॉपी पेस्ट करने का तरीका मैंने समझा दिया है। कैसे समझाया है, कि जो इधर होगा, ये इधर, ये दिख रहा है ना, ये इधर वाला, जो इधर होगा उसको कॉपी करके पूंजी के जमा पक्ष में लेकर जाना है। तो पहले इधर से कॉपी कर लेते हैं। तो इधर क्या क्या दिया है, सबसे पहले नाम दिया पूंजी खाता, पूंजी में दिया 76,000 और 48,400। तो चलो पूंजी में लिखते हैं शेष आगे लाए। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। कितना दिया हुआ है, 76,000 और 48,400 रुपए। फटाफट वो लिख दिया। फिर दूसरा नाम क्या दिया वो भी देख लो। दूसरा नाम दिया कारीगर मुआवजा फंड, तो ये हम बांट चुके हैं। विनियोग वृद्धि कमी फंड हम ये बांट चुके हैं, तो जो हो चुका है उसको नहीं दोबारा लिखना है। उसके बाद अगला है प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड जहां है वही कॉपी कर दो, क्योंकि ये बांटा नहीं जाता, याद रखना है, जो बांटा नहीं जाता है उसको जहां है वही कॉपी कर दो। तो ये कहाँ है, तो ये आपका देखो पूंजी दायित्व पक्ष में, इसको चलो और वही कॉपी कर लो। उसके बाद डूबत ऋण अनामत कहाँ है, पूंजी दायित्व पक्ष में, बांटा नहीं जाता, इसको जहां है वही कॉपी कर दो। फिर अगला क्या है, लेनदार, जहां है वही कॉपी कर दो। अगला क्या है, देनी हुंडी, जहां है वही कॉपी कर दो। अच्छा देनी हुंडी मैंने देखा नहीं था, सॉरी सॉरी गलती हो गई। तो यहाँ पे देनी हुंडी, यहाँ पे 6,000 जो मैंने लिखा है ना, ये नीचे नीचे नीचे, चलो इसको मैं तुम्हें सही करवा देता हूँ। ये देखो, ये जो 2,000 मैंने देनी हुंडी लिखा ना, इसको कैसे लिखोगे वो देख लो। हमारे पास ऑलरेडी 6,000 का था, देनी हुंडी हमारे पास कितने का था, 6,000 का था, प्लस प्लस जो हमने लिखा, तो ये वृद्धि, वृद्धि सॉरी हमने स्वीकार किया, तो वृद्धि कितनी, 2,000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली लिख देना है। ओके, चलो अब वापस चलते, एक बार वापस चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई छोटी सी गलती हो गई थी मेरे से। अब हालांकि देखो, ध्यान दो, गलती हुई लेकिन अपने आप सुधर गई, किसी को कहना नहीं पड़ा, या मुझे सवाल खत्म होने के बाद नहीं पता चला, तुरंत पता चला। कैसे, क्योंकि इसको मैंने कहा ना कॉपी पेस्ट करना है, और जब तुम कॉपी पेस्ट करने जाओगे तो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी एंट्री तुमने नहीं लिखी और कौन सी एंट्री तुमने लिख दी है। क्लियर है? तो यही मेरा तरीका है, ताकि तुम्हें कई गलती भी हो तो तुम्हें खुद पता चल जाए, कोई और आके ना बताए। नंबर मिलने के बाद ना अरे यार ये तो लिखना बाकी रह गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो फटाफट चीजें लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड, डूबत ऋण अनामत और लेनदार देनी हुंडी, ये 4 चीजें कॉपी करनी है। इसमें से ये हो चुका है हमारा, इसमें पहले में टिक कर देता हूं, ये हो चुका है और ये भी हो चुका है। सिर्फ बचा 2 चीजें, एक प्रोविडेंट फंड और डूबत ऋण अनामत। तो चल के कॉपी कर लेते हैं, जहां से है वही कॉपी कर लो। एक है प्रोविडेंट फंड और एक है डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड कितने का है वो कॉपी कर लो, और डूबत ऋण अनामत कितने का वो कॉपी कर लो। तो डूबत ऋण अनामत जो है वो है आपका
एक मिनट रुक जाओ बच्चों, 8,000 का है, सॉरी, डूबत ऋण अनामत कितने का है, 8,000 का है। और पीएफ आपका कितने का है, पीएफ आपका है 6,400 का। चलो एक चीज और मैं बता देता हूं। अब देखो डूबत ऋण अनामत नॉर्मली हम क्या करते हैं, डूबत ऋण अनामत नॉर्मली हम देनदार में से माइनस करते हैं। तो तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि तुम चाहो तो देनदार में से माइनस भी कर सकते हो, चाहे तो यहां भी लिख सकते हो। दोनों में आपका बैलेंस शीट मैच हो जाएगा और दोनों ही नियमानुसार सही है। अगर सही नहीं है तो इन लोगों ने यहां लिखा ही क्यों है, बात समझे। अगर कोई गलत करता है तो बोलो कि यहाँ लिखा ही क्यों है, यहाँ नहीं लिखा तो हम ऐसा नहीं लिखते, वही माइनस करके दिखाना चाहिए था, तो हम भी माइनस करके दिखाते। मतलब कहना का ये है कि ये सही नियम है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डूबत ऋण अनामत जहां है वही कॉपी कर देना, और ये आपका 6400 रुपए वो लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा दायित्व पक्ष का हमारा सारा काम हो गया। देख लो दायित्व पक्ष का सारा टिक हो चुका है कि नहीं। तो ये जो दो बचे हैं इनको भी मैं टिक कर देता हूँ। उसके बाद आया अपना संपत्ति लेना। संपत्ति लेना में सबसे पहला नाम क्या है, सबसे पहला नाम है ख्याति। अब ख्याति जो है उसको हमें बंटवारा करना था, तो मैंने क्या कहा कि जो चीज उधार में है, सॉरी संपत्ति पक्ष में, उसको कॉपी करके कहां लिखना है, उसको पूंजी के उधार में लेना है। ये तुम्हें याद रखना है, जो चीज संपत्ति लेना है उसको कहां लिखना है, उधार पक्ष में, पूंजी के। तो यहाँ पे क्या ख्याति, तो ख्याति हम क्या करेंगे, उधार में लिख देंगे। तो चलते हैं पूंजी के उधार में और यहाँ पे लिखते हैं ख्याति, ठीक है। और ख्याति की रकम कितनी दी हुई है, तो ख्याति की रकम अगर हम देखेंगे तो देख लेते हैं 8400, कितनी दी है, 8,400। अब 8,400 को तुम बांटोगे जब ख्याति को, तो यहाँ पे बांटने पर ख्याति कितना आ जाएगा, और समान बांटना है। कैसे पता चला, क्योंकि पुराना अनुपात समान है, तो बांटोगे तो ये कितना आ जाएगा 4,200 और ये हो जाएगा 4,200। क्लियर इतना, ये क्या है, ख्याति खाते। उसके बाद अगला नाम, अगला नाम क्या है, जो होते जाए उसको मैं टिक करते जा रहा हूं ताकि कोई गड़बड़ ना हो बाद में। और तुम भी पेंसिल से करते जाया करो, नहीं करोगे तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि तुम सवाल करते जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में पेन पेंसिल तो कुछ रहेगा, और आदत डाल लो, मैं टिक करते रहो, बाद में मिटा दिया करो। उसके बाद जमीन मकान, तो जमीन मकान कॉपी हो चुका है। उसके बाद अगला है यंत्र, यंत्र कॉपी नहीं हो, फटाफट चलो यंत्र लिख देते हैं ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। चलो चलो चलो, ये रहा जमीन मकान और ये रहा यंत्र। यंत्र कितने का है, 32,000 का, फटाफट कॉपी कर दो 32,000 रुपए। उसके बाद अगला, चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, सवाल में अगला है यंत्र हो चुका। अब अगला है विनियोग, विनियोग भी हो चुका है क्योंकि विनियोग का एंट्री हम कर चुके हैं। उसके बाद अगला क्या है, देनदार, देनदार कितना 25,200, सीधा कॉपी कर दो। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक क्या है, जितना है उतना कॉपी कर दो। उसके बाद है रोकड़, तो रोकड़ का हमने खाता बनाया, तो रोकड़ का खाता बनाया तो कहाँ करना है, जो इधर है उसको उधार में लिखना होगा, ठीक है। तो रोकड़ के उधार पक्ष में, तो फटाफट इतना मैं लिख देता हूँ, इतना मैं लिख के बता देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हम इसके पहली वाली क्लास में भी हम ये वाला कर चुके थे। तो क्या क्या है आपका, स्टॉक है, ठीक है, और लेनी हुंडी है, नहीं लेनी हुंडी नहीं है, सॉरी, रुक जाओ एक मिनट। स्टॉक का कितना है वो भी देख लो यार, गलती ना हो भाई। अच्छा देनदार था यार, 14,400, 25,200, 14,400, 25,200, 14,000, 14,400, और यहाँ पे देनदार 25,200, ठीक है। ये हमने फटाफट क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, रोकड़, तो रोकड़ का हमें कहाँ लिखना है, रोकड़ खाते के उधार पक्ष में, नाम क्या लिखोगे, शेष आगे लाए। क्या करोगे, रोकड़ खाते के उधार पक्ष में लिखोगे शेष आगे लाए, और जो हमें रकम दिया रहेगा वही रकम कॉपी कर देना, यानी 16,000 रुपए जो हमें दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं और अगला, जो जो हो जाए बस उन्हीं में टिक करना। देनदार हो गया, स्टॉक हो गया, और ये हो गया रोकड़ हो गया। उसके बाद अगला है विज्ञापन अभियान खर्च और लाभ हानि खाता। अगला क्या है, विज्ञापन अभियान खर्च और लाभ हानि खाता। तो ये दोनों भी हम आपस में बांट लेते हैं। अब ये कहाँ दिया गया है तुम्हें, संपत्ति पक्ष में, तो क्रॉस एंट्री जाएगी तो कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पूंजी के उधार पक्ष में। क्योंकि जो जो चीजें बांटी जाती है उनका मैं नाम बोलते जा रहा हूँ, जैसे विज्ञापन अभियान खर्च हो गया, लाभानी खाता हो गया, ठीक है। ये हमने चौथे चैप्टर में सीखा है, और उसका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, जिसका नाम होगा एकत्रित लाभ और अनामत का बंटवारा, ठीक है। एकत्रित लाभ, अनामत और हानियों का बंटवारा, ठीक है। अभी इसको चलते हैं, लिख लेते हैं। दो नाम है, फटाफट लिख लेता हूं, विज्ञापन अभियान खर्च, दूसरा लाभ हानि खाता। रकम कितना था विज्ञापन अभियान खर्च का, तो जो है उसको हमें समान समान बांट देना है। तो विज्ञापन अभियान खर्च का था 3,200 रुपए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,600,
और 1600। और लाभ हानि का कितना था 4000, तो ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा 2000। अब क्वेश्चन है कि ये हमने समान क्यों बांटा, तो उसका रीजन है कि हमें पुरानी चीजें पुराने अनुपात में बांटनी होती है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में, देखते हैं। तो सवाल हमारा सारा कंप्लीट हो गया, ध्यान से देखोगे तो एक एक एंट्री हमने कर ली है। अब थोड़ा टाइम मैंने ज्यादा खींच लिया, मे भी शायद 40-45 मिनट के ऊपर हो चुका है और मुझे पता भी नहीं चला है, लेकिन चीजें समझ में आ रही है। मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ और मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ कि पहली बार हम तुम भी कर रहे हो, तो उस हिसाब से हम पूरा डिटेल में करें। बाकी अगर तुम्हें आता है तो तुम भगा भगा के भी देख सकते हो, बीच बीच में थोड़ा मैं बोल भी देता हूँ, उसमें भी थोड़ा टाइम चला जाता है। अगला काम क्या है, एक एक करके खाता बंद करना। सबसे पहले क्या बंद करोगे, पुनः मूल्यांकन खाता। तो सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाता बंद करते हैं। तो पुनः मूल्यांकन का टोटल करोगे तो यहाँ पे कितना 10 7 14 14 15 16, 16 और 400 फिर 800, तो ये हो जाएगा 17,200 रुपए। ये हो जाएगा 17,200 रुपए। ठीक है, इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम लिखोगे लाभ। और ब्रैकेट में मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट में लिखोगे पूंजी खाते, क्योंकि इसको हम लेकर कहाँ जाते हैं, पूंजी खाते में। जमा पक्ष का टोटल है तो उसको लाभ लिखोगे, उधार पक्ष का टोटल ज्यादा हो तो हानि लिखोगे। अब जब लेकर जाओगे तो बांटना किसके बीच में, आस्था और आहना के बीच में। तो मैं शॉर्ट में ए एस और ए एच लिखता हूँ, कौन से अनुपात में, समान अनुपात में। समान अनुपात में बांटोगे तो कितना हो जाएगा 8,600 और ये हो जाएगा 8,600, इस तरह से करके। और यहाँ पे टोटल लिख दिया करो 17,200। ये हमारा खाता बंद। अब इसके बाद क्या करेंगे, पूंजी खाता के जमा पक्ष में। तो फटाफट चलो पूंजी खाता के जमा पक्ष में, यहाँ पे नाम क्या लिखोगे, तो नाम वही खाते का नाम। खाते का नाम क्या है, पुनः मूल्यांकन खाता। तुम पूरा लिखा करो, ठीक है। 8,600, 8,600 रुपए। ठीक है, उसके बाद अगला काम है डेस्क, मतलब टोटल करना। इसका भी टोटल करो, इसका भी टोटल करो, इसका भी टोटल। ये अंडरलाइन इसलिए मैं कर देता हूं 2 बार, ताकि सामने वाले को पता चले हमने टोटल कर दिया है। अब इसका टोटल कैसे करोगे, तो पहले इसका 80,000 में से 48 रुपए माइनस कर दो। तो 80,000 में से 48 रुपए माइनस करोगे तो ये आएगा 75,200 रुपए। उसके बाद आहना का करो, तो आहना का सबसे पहले क्या करोगे, ये टोटल करना भी एक कला है, कैसे करना है वो समझ लो। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे तुम, सबसे पहले तुम इस साइड का टोटल कर दिया करो, किस साइड का, जमा पक्ष का। जो टोटल आता है वो पेंसिल से कहीं लिख दिया करो या यहीं पे से लिख दिया करो। और जो इधर का टोटल आता है वो भी पेंसिल से यहीं पे लिख दिया करो। उसके बाद देखो किधर ज्यादा है, अगर इधर का ज्यादा है या इधर का ज्यादा है वो देख लो। या दूसरा तरीका, किधर कम है, तो जिधर कम होगा उधर ही डिफरेंस आएगा। जैसे इधर कम है तो डिफरेंस भी इधर ही आएगा। ठीक है, तो यहां से टोटल करोगे, इसका जो टोटल है वो आएगा आपका 66,200। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 66,200 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 80,000 रुपए। ठीक है, अब 66,200 में से इधर का रकम माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 39,200 रुपए। कितना आ जाएगा, 39,200 रुपए। क्लियर है इतना। 66,200 में से तुम माइनस करोगे 19,200, 4,200, 1,600 और 2,000, तो ये आएगा 39,200। और सेम उसी तरह से तीसरे वाले का करो। तीसरे वाले का कितना, 76, 24, 1,600, 800, 400, 8,600, उसमें से ये सारी चीजें माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 82,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 82,000 रुपए। और यहाँ पे क्या लिख देना है, शेष आगे ले गए। क्या लिखोगे, शेष आगे ले गए। क्लियर है इतना। सबसे पहले लिख देना, इस ये टोटल कर लिया अगर, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। टोटल लिखने का तरीका मैंने कैसे बताया, कि जमा साइड का टोटल करके यहाँ पे पेंसिल से लिख लो और उधार का टोटल करके यहाँ पे पेंसिल से लिख लो। जिधर कम है उधर डिफरेंस, क्या मैंने कहा, जिधर कम है उधर डिफरेंस। क्लियर है इतना, ये सबसे आसान तरीका है। और जैसे ही टोटल कर लिया करो, उसका अगला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि इनको चल के आरती चिट्ठे में लिखा करो। अब इनको लिखने का तरीका, एक और इसमें चीजें जो मैं आने वाले सवाल में बताऊंगा जब चालू खाता आएगा। फिलहाल पूंजी खाता तुम्हें पता है, पूंजी कहाँ लिखते हैं, पूंजी दायित्व पक्ष में लिखते हैं। तो फटाफट पूंजी दायित्व पक्ष में यहाँ पे लिख दोगे, हेडिंग दोगे पूंजी, और नाम क्या है, आस्था, आहना और सोनू, तीनों का रकम। आस्था का रकम कितना आया है, तो आस्था का रकम आया था 82,000, इसका आया है 39,200 और इसका आया है 75,200। और इनका फटाफट क्या करोगे, टोटल। इनका अगर आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 1,96,400 रुपए। क्लियर है इतना, ये हमारा काम हो गया। उसके बाद अगला खाता जो होता है वो होता है रोकड़ खाता। फटाफट इसका भी क्या करोगे, टोटल करोगे और इसको भी बंद करोगे। तो टोटल करने के बाद बंद करोगे तो यहाँ का टोटल करो, यहाँ पे डिफरेंस कुछ भी नहीं आ रहा है, जीरो। मतलब यहाँ पे रकम जीरो है तो इसका मतलब पूरा का पूरा इधर ही आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1,03,200। कितना आ जाएगा, 1,03,200। और यहाँ पे भी क्या लिखोगे, शेष आगे
ले गए। और जो टोटल है वो यहाँ पे लिख देना 1,03,200, 1,03,200, ठीक है। और रोकड़ कहाँ लिखते हैं वो तुम्हें पता है, संपत्ति पक्ष में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखो रोकड़ 1,03,200। क्लियर है इतना। अब इतना करने के बाद अगला जो काम होगा वो है इसका टोटल करके खत्म करना। टोटल करो और खत्म करो। अब आठी चिटा का टोटल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2,24,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 2,24,000। और इसका भी कितना आ जाएगा, 2,24,000। एक बार फटाफट हम क्या करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं दायित्व का करता हूं, तुम संपत्ति का कर लो। 1,96,400 प्लस 8,000, 1 मिनट रुक जाओ भाई, मेरी कैलसी बहुत अच्छी है। 8,000 फिर प्लस 6,400, 3,200, फिर 10,000 और लास्ट में आएगा आपका 8,000। हाँ देखा, मैंने कहा ना ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है वो मैं बता देता हूँ। चलो, ये आपका आएगा टोटल 2,32,000। टोटल कितना आएगा, 2,32,000। और इधर भी कितना आएगा, 2,32,000। ओके, इसका भी एक बार कंफर्म कर लो। कैसे कंफर्म करोगे, इधर का टोटल मैंने किया 2,32,000 आया, इधर का भी आप माइनस कर लो। तो माइनस 50,000, इधर वाले में से माइनस कर दो। -32,000, -14,400, -25,200, फिर -1,03,200, -4,800 और -24, यानी 2,32,000 आ गया है। अब 2,32 क्यों आया उसका थोड़ा रीजन समझ लो। 2,32 इसलिए आपकी किताबों में जो आंसर दिया है वो है 2,24,000। मैंने इसलिए डायरेक्टली 2,24 लिख दिया, लेकिन मुझे पता है मेरा आंसर अलग आएगा। क्यों अलग आएगा उसका मैं रीजन बता देता हूँ। कुछ किताबों में 2,32 भी दिया होगा, कुछ किताबों में 2,24 भी दिया होगा, और दोनों के दोनों ही क्या है, राइट है। रीजन मैं समझा देता हूं कि अगर जो ये 8,000 मैंने यहां लिखा है, ध्यान से सुनना, ये जो 8,000 मैंने यहां लिखा है, यहां ना लिख के मैं इसमें से 8,000 माइनस करता तो इधर 8 कम हो गया और इधर भी 8 कम हो गया, तो अपने आप आंसर क्या आ जाता, 2,24 हो जाता। पर मैंने माइनस ना करके जैसा किताब में कहा था वैसे ही मैंने किया, इसलिए आंसर कितना है, 2,32,000 आया। क्लियर इतना। और दोनों ही आंसर आपका राइट है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। पूरा डिटेल में मैंने कंप्लीट कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो भी डाउट होगा, जो भी दिक्कत होगा, आप मुझे बता देना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मैं क्लास खत्म होने के बाद सबसे लास्ट में मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम, मेरा सेम नाम है, अमित कुमार तिवारी कॉमर्स। ज्वाइन कर लेना, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी चीजें पीडीएफ आपको वहां मिलती रहेंगी, जो भी चीजें तुम्हारे काम की होगी सब कुछ वहां मिलता रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके लिए बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना। ओके, एग्जाम्पल इसके 2 कर लेना, मैं एग्जाम्पल क्लास में कल बता दूंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स की तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं कल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।